So students, today we will start the next topic of amines, that is, first of all, we will do distinction between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. कि अगर मान लो आपके पास लेबोरेटरी में आपको एक अननोन सोल्यूशन दे दिया जाए, ओके, और आपको ये बोल दिया जाए कि इट इज अ अमाइन, बट आपको ये मत ना बताया जाए कि इट इज वेदर इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, then how will you find that this, how you can find that this is a amine of what degree? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्टिंक्शन करनी है, और इसके बाद आज के लेक्चर में ही हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखना है, ओके। और लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो करा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जिसमें हमने सारे के सारे केमिकल जो रिएक्शंस हैं अमाइंस के वो देखे थे, ओके। सो टुडे वी विल स्टार्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन. Primary, secondary and tertiary amines can be distinguished by the following test. Okay. First of all, Hinsberg's test. Hinsberg test में आपके पास क्या होगा? The amine is shaken with benzene sulfonyl chloride. सबसे पहले आपको अमाइन को, चाहे वो जो अननोन अमाइन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, आपको उस अमाइन के सोल्यूशन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ शेक करना है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी बोलते हैं. ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको आपको ने याद रखना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है. कई बार पेपर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज द हिंसबर्ग रिएजेंट. Amine is shaken with benzene sulfonyl chloride, that is Hinsberg reagent, in the presence of excess of aqueous KOH. और साथ में आपने क्या करना है, जो अमाइन होगा आपने उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालना है और साथ में KOH को डालना है एक्सेस में, aqueous KOH डालना है, मतलब KOH का वाटर में सोल्यूशन बनाकर डालना है आपने, ओके. उसके बाद आपने कुछ एक ऑब्जर्वेशंस करनी है, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी वो डिपेंड करेगा कि आपका अमाइन प्राइमरी है, मतलब 1 डिग्री है, कि 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री है. जैसे अगर आपका प्राइमरी अमाइन हुआ, a primary amine gives a clear solution which on acidification gives an insoluble N-alkyl benzene sulfonamide. अब क्या मतलब बना? जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने ये अननोन सोल्यूशन लिया था अमाइन का, बट एक्चुअल में ये 1 डिग्री अमाइन था. तब क्या होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही उसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे और साथ में KOH सोल्यूशन डालोगे एक्सेस में, ओके, उसके बाद जब आपने इसको शेक किया तो आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा. ये जो क्लियर सोल्यूशन बना है इससे आपको भी कुछ नहीं पता लगा, ठीक है, आपने बस इतना देखा कि ये क्लियर सोल्यूशन बन गया. उसके बाद जब आपने उसमें कोई एसिड ऐड करोगे, ओके, लेट्स से आपने उसको HCl ऐड करा आपने उसमें, ओके, एसिडिफिकेशन करनी है, किसी भी एसिड से कर सकते हो, ज्यादातर HCl या H2SO4 यूज होता है इन ऑर्डर फॉर एसिडिफिकेशन, ओके. तो होगा क्या, उस टाइम उस क्लियर सोल्यूशन में अगर आपके पास प्रेसिपिटेशन आ गई, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आने का मतलब क्या है कि वो जो सोल्यूशन आपने शुरू में लिया था जो अननोन था, आपको नहीं पता था, मेरे को पता था कि वो 1 डिग्री अमाइन दिया था मैंने आपको, वो कंफर्म हो जाएगा कि दैट इज 1 डिग्री अमाइन, ओके. और इस दौरान रिएक्शन क्या हुआ है, जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, ओके. कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक H और यहाँ से इसका Cl निकल जाते हैं HCl की फॉर्म में, और ये दोनों यहाँ से बाइंड कर जाते हैं, ओके. ये जो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, ओके, और साथ में आपने KOH भी डाला था, क्लियर. ये एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड और KOH मिलके आपस में ये वाला सॉल्ट बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, यहाँ से इसका H पॉजिटिव आयन निकल जाता है और यहाँ से इसका OH नेगेटिव आयन निकल जाता है. आपके पास ये वाला अनायन बन जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे ये अनायन बन गया, ये वाला देखो, और यहाँ से K पॉजिटिव आयन उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये वाला आपके पास पोटाशियम सॉल्ट बन जाता है, ओके. और ये सॉल्ट जो होता है इसका सॉल्यूशन इज क्लियर सॉल्यूशन, ओके. कोई आपको ओपेक कलर का सॉल्यूशन, ओपेक सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा. इसका सॉल्यूशन जो बनेगा इस सॉल्ट का, दैट विल बी अ क्लियर सॉल्यूशन. उसमें जब आप HCl डालते हो, ठीक है, उस HCl में डालने पे क्या होता है, इस पोटाशियम सॉल्ट से दोबारा आपका वही बन जाता है ये वाला, ओके, एसिडिफिकेशन पे.
और ये जो है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो आपके पास बनता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ओके, ये वाला आपके पास कंपाउंड सॉल्युबल क्यों था, क्योंकि शुरू में आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ KOH भी डाला हुआ था, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में ना होके ये सॉल्ट की फॉर्म में था, तब तक ये सॉल्युबल था। जैसे ही इसको एसिडिफाई करके आपने दोबारा इस फॉर्म में वापस लेके आए हो एसिडिफिकेशन के बाद, ठीक, तो होगा क्या, दिस इज इनसॉल्युबल, सो दैट्स वाई आपको प्रेसिपिटेशन होते हुए दिखेगी। ओके, एंड दैट प्रेसिपिटेशन मींस दैट द गिवन अमाइन व्हिच यू हैव टेकन फॉर द टेस्ट इज द 1 डिग्री अमाइन। ओके, अगर सेकेंडरी अमाइन हो तो क्या होता है, सेकेंडरी अमाइंस के केस में क्या होता है, अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन में हो, ये अननोन सैंपल है सेकेंडरी अमाइन का। ओके, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और साथ में KOH डालना है। इनिशियल स्टेप तो यही है तीनों के लिए। ओके, स्टार्टिंग में आपने अननोन सैंपल में हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH डालना है। इसके केस में क्या होगा, a secondary amines gives an insoluble NN dialkyl benzene sulfonamide which remain unaffected on addition of acid। इसके केस में क्या हुआ था, वैल्यू पॉइंट 1 डिग्री के केस में, ये जो आपका अननोन अमाइन था उसमें आपने जब हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH डाला तो क्लियर सॉल्यूशन बना था, उसमें जब आपने उसको एसिडिफाई किया था उसके बाद जाके उसमें प्रेसिपिटेशन हुई थी। इसके केस में क्या होगा, जो अननोन सैंपल लोगे, मेरे को पता है वो 2 डिग्री है, उसमें जैसे ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH डालोगे वैसे ही आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, एसिड डालने के से पहले ही प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो गिवन अमाइन है दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है और जो 2 डिग्री अमाइन है ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ से फिर ये बन गए कंपाउंड की फॉर्म में, इस कंपाउंड की फॉर्म में आ गया। ओके, और ये कंपाउंड जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो ही जाना है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे फिर इसमें ये वाला क्यों नहीं प्रेसिपिटेट आउट हुआ था, ये भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता अगर KOH ना डाला होता, फिर डायरेक्ट प्रेसिपिटेट ही बनते। अगर आपने जो आपका अननोन अमाइन था उसमें सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट डाला होता, KOH ना डाला होता, बट हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को KOH के साथ ही मिक्स करके डालना होता, तो इसलिए इसका इस H की वजह से ये सॉल्ट बन सकता था, और इस सॉल्ट से दोबारा इसको क्रिस्टलाइज आउट करवाया एसिडिफिकेशन करवाने के बाद। बट इसके केस में क्या होता है, KOH का कोई रोल ही नहीं है। ओके, एक तरह का क्लियर, तो ये सॉल्ट बना, उसके बाद इसका फर्दर सॉल्ट, सॉरी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करे, ये वाला कंपाउंड बना, इसका फर्दर सॉल्ट बन नहीं सकता क्योंकि इसमें आयनाइजेबल H ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ओके, क्लियर। और जो आपके पास जो टर्शरी अमाइंस हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते, इसके इन दोनों के केस में, फर्स्ट और सेकंड के केस में हिंसबर्ग रिएजेंट और जो अमाइन था उसकी रिएक्शन तो हुई थी ना, इसके केस में रिएक्शन ही नहीं होगी। मतलब आप क्या करोगे, आपने अमाइन में ये अमाइन लिया हुआ है, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला प्लस KOH डाला, कुछ नहीं होगा। ओके, कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखेगी आपको। ओके, इसके अब आप बोलोगे सर इसमें भी कौन सा, इसमें भी तो क्लियर सॉल्यूशन ही बनता है। फिर इसके केस में क्या होता है, जब आप 1 डिग्री अमाइन में शुरू में हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH का सोल्यूशन डालते हो तो थोड़ा बहुत आपको चेंज होता हुआ दिखता है, वो बाद में दोबारा से कलरलेस हो जाता है ड्यू टू दिस सॉल्ट फॉर्मेशन। इनिशियली ये तो बनता ही है ना, इसकी वजह से शुरू में प्रेसिपिटेशन होती दिखती है, बट जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बनते हैं वो KOH की वजह से इस फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए क्लियर सोल्यूशन बन जाता है अल्टीमेटली, जिसको हमने दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट करना होता है HCl ऐड करके। ओके, बट इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपको कुछ रिएक्शन होती हुई दिखेगी, आपने मिक्स किया एज सच, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं देखा। ठीक है, नहीं तो चेंज आके दोबारा से कलरलेस हो जाता तो हम मानते 1 डिग्री है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज सच ही रहा। ओके, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, रिएक्शन बेसिकली होती क्यों है, आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट है जिसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ओके, उसका क्लोराइड और अमाइंस में से एक हाइड्रोजन मिलके निकलता है HCl की फॉर्म में और ये बन जाता है आपके पास कंपाउंड। इसमें भी ऐसा ही हुआ था, इसमें भी ऐसा हुआ था, वो बात अलग है, 1 डिग्री अमाइन में एक हाइड्रोजन और होता है जो फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन का रीजन ये है, क्लियर। बट 3 डिग्री अमाइन के केस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तीनों आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को कंपाउंड फॉर्मेशन का मौका मिलेगा ही नहीं, तो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। ओके,
और ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। आप देखोगे जब भी स्कूल खुलेंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन, तो आपको जब भी प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे उसमें अमाइंस को टेस्ट करने के लिए कि वेदर दैट अमाइन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आप यही वाला टेस्ट करवाओगे, हिंसबर्ग्स टेस्ट। ओके, ठीक है। जैसे सेकंड जो है दैट इज सेकंड टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन इज कार्बाइलमाइन टेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री अमाइन जो होते हैं दे विल गिव दी कार्बाइलमाइन टेस्ट। सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही ये वाला टेस्ट देंगे, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन हुआ वो ये वाला टेस्ट नहीं देते। ओके, दैट्स इट। वो हमें पता ही है कि 1 डिग्री अमाइन को जब आप क्लोरोफॉर्म और केएच अल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्ट करवाओगे यू विल गेट आइसोसाइनाइड्स, और इनकी जो स्मेल होती है दैट इज वेरी फॉल, और यू कैन से वेरी पंजेंट, नहीं बोल सकते उसको, मतलब आप उसको बेयर नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ स्मेल होती है आइसोसाइनाइड्स की। ओके, तो दिस इज दी, जब मैंने आपको बोला था ना कि ये लेक्चर में ही बोला था जब केमिकल रिएक्शन करी थी ये वाली हमने, फिर इस रिएक्शन को हम 1 डिग्री अमाइंस के लिए एज अ टेस्ट भी लिखते हैं। ओके, वो और वो 1 डिग्री अमाइन चाहे एरोमेटिक अमाइन हो चाहे हो एलिफेटिक, वो ये वाला टेस्ट देते ही हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री ये वाला टेस्ट नहीं देते। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एजोडाई टेस्ट। ये भी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के लिए ही होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस जो है ये वाला टेस्ट नहीं देते। इसमें क्या होता है, जो भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, सॉरी 1 डिग्री में भी एरोमेटिक अमाइंस ये वाला टेस्ट देते हैं। मतलब ये टेस्ट आप किसके लिए करवाते हो, अगर आपने ये पता लगाना हो कि गिवन आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक अमाइन है कि नहीं है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है। इसके केस में आपने क्या करना होता है, जो भी आपका 1 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड हुआ उसकी पहले डाइजोटाइजेशन करवानी होती है। डाइजोटाइजेशन के बाद वो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ओके, आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन लो टेम्परेचर पे होती है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिया हमने। ठीक, जो भी आपका मिक्सचर बन जाएगा ये आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको शक है कि ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। इसमें आपने पहले डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए जो जो रिएजेंट डलते हैं आपको पता है क्या क्या डलता है, HNO2 डलता है, HCl डलता है। ओके, HNO2 आप इन सीटू भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, NaNO2 प्लस HCl थोड़ा ज्यादा डाल देना। ओके, क्लियर। मतलब आपने क्या किया, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको शक है कि ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है कि नहीं है, जिसको आप टेस्ट करने वाले हो, उसमें आपने डाइजोटाइजेशन करवाने वाला सामान डाला और साथ में आपने इसको लो टेम्परेचर पे रखना है, क्योंकि डाइजोटाइजेशन लो टेम्परेचर पे होती है। ठीक, थोड़ी देर आपने रिएक्ट होने दिया, आपका जो सोल्यूशन बना, रिजल्टेंट मिक्सचर बना, उसमें आपने बीटा नेफ्थोल डालना है। इसको 2 नेफ्थोल भी बोलते हैं, बीटा नेफ्थोल भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बीटा नेफ्थोल। उसमें आपने जो आपका मिक्सचर बना अननोन, उसमें आपने बीटा नेफ्थोल डालना है। अगर बीटा नेफ्थोल डालने पे आपको ऑरेंज या रेड कलर की डाई दिखती है, यहाँ पे डाई के प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनेंगे या हो सकता है कलरेशन आ जाए ऑरेंज या रेड कलर की। ओके, तो इट मीन्स जो आपने शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिसका आपको शक ही था कि ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो सकता है, वो कंफर्म हो गया कि वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ही है। और अगर ऐसा नहीं होता, कलरेशन नहीं आती रेड या ऑरेंज कलर की, तो इट मीन्स जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में लिया था वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं है। अब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैसे टेस्ट देते हैं ये वाला। जैसे एनिलीन इज अ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ओके, तो एनिलीन की पहले डाइजोटाइजेशन करवाओगे तो उसका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है बीटा नेफ्थोल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, क्लियर। ये हमने कपलिंग रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, ये हमने अल्कोहल्स की कपलिंग रिएक्शन में भी पढ़ा है, चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ओके, तो बीटा नेफ्थोल भी आपके पास, बीटा नेफ्थोल इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल ना, फिनोल जैसा ही है ये। ठीक है, तो फिनोल जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ क्या करवाते हैं, कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये यहाँ पे इसके साथ लिंक कर जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा एंड दिस कंपाउंड इज द ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑरेंज डाई होती है जो कपड़े रंगने के काम आती है। ओके, तो ये ऑरेंज डाई का फॉर्मूला ये है, क्लियर।
इसका नेम जो भी है वो आप देख लेना बाद में। क्लियर। तो ये ऑरेंज कलरेशन आने का रीजन ये है कि आपके पास डाई बन गई है, और 2 नेफ्थॉल के साथ या बीटा नेफ्थॉल के साथ डाई बनाएगा कौन? अगर डाइजोनियम सॉल्ट बना हुआ तो। और डाइजोनियम सॉल्ट तभी बनेगा अगर आपका इनिशियल कंपाउंड जो है वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हुआ तो। ओके, सो दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। उसके बाद है नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये भी हमने डिटेल में थ्योरी पढ़ी थी इसी चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में। इसमें भी आप तीनों तरह के अमाइंस को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपका तीनों के चारों तरह को, जैसे अगर आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हुआ तब इस टेस्ट में कुछ और ऑब्जर्वेशन आती है। अगर आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हुआ तब इस टेस्ट में कुछ और ऑब्जर्वेशन आती है। अगर आपके पास एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन हुआ तब इस टेस्ट के दौरान, नाइट्रस एसिड टेस्ट के दौरान, कुछ और ऑब्जर्वेशन आती है। अगर आपका एलिफेटिक टर्शरी अमाइन हुआ तब आपका इस टेस्ट में कुछ और ऑब्जर्वेशन आती है। वो क्या आती है उसको देखते हैं अभी। ठीक है, नाइट्रस एसिड इसको किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ओके, जैसे अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हुआ तो ये वाला टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाते हैं? वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला, क्योंकि अगर वेट 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 अगर आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हुआ, जैसे ये एनिलीन, तो हुआ क्या? HNO2, इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो HNO2 की प्रेजेंस में एनिलीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? डाइजोनियम सॉल्ट में। उसके बाद जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा उसमें आपने क्या डालना है? उसमें आपने बीटा नेफ्थॉल डाल देना है, डाई बन जाएगी। ओके, जैसे ये पहले डिस्कस कर लिया ये वाला। इसको नाइट्रस एसिड टेस्ट में भी काउंट कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रस एसिड की वजह से ही तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बने। ओके, उसके बाद अगर आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो तो क्या होता है? अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन मतलब जैसे CH3NH2। ओके, क्लियर। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के केस में दे रिएक्ट विद HNO2 at 273 to 278 Kelvin to form alcohols with brisk effervescence due to quantitative evolution of nitrogen gas। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अमाइंस के केस में जो डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं दैट आर नॉट वेरी वेरी यू कैन से स्टेबल। तो होता क्या है, अल्टीमेटली वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, और अल्कोहल में रिड्यूस जब होते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये अगर आपके पास जो अमाइन आपने लेगा जिसका आपको नहीं पता कि ये कौन सा अमाइन है, इतना पता कि अमाइन है, उसमें जैसे ही आपने HNO2 डाला, ओके, एट लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो हुआ क्या? अगर आपको यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती हुई ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ झाग बनते हुए निकलती हुई दिख रही है, इट मींस जो आपका अमाइन है दैट विल बी दी 1 डिग्री अमाइन। ओके, कौन सा रिएक्शन हुआ? ये वाला, ये हमने पढ़ा हुआ ना प्राइमरी अमाइंस में। HNO2 और HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा? जैसे ये वाला तो पढ़ लिया हमने, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ओके, अगर आपका एरो एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन हो तो उस टाइम क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। ओके, कल ही पढ़ा ये, नाइट्रोजन गैस जो निकलती है तो इट मींस नाइट्रोजन गैस अगर निकले तो वो निशानी है कि आपका जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। उसके बाद अगर सेकेंडरी अमाइन हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो उसके केस में क्या होता है? नाइट्रोसो अमाइन बनता है। मैंने बताया था आपको कल, नाइट्रोसो ग्रुप कौन सा होता है? इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो। तो होगा क्या? आपका जो 2 डिग्री अमाइन है उसका जो हाइड्रोजन है वो NO से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और ये जो है ये किस कलर के होते हैं? ये येलो ऑयली टाइप होते हैं। तो अगर आपको येलो ऑयल टाइप कंपाउंड मिल रहा है, जैसे ही आपने कोई अमाइन लिया, ठीक है, आप अमाइन लिया मतलब अननोन कंपाउंड जिसका टेस्ट कर रहे हो, उसमें जैसे ही आपने HONO डाला, नाइट्रस एसिड डाला, तो आपके पास येलो येलो कलर का ऑयली कंपाउंड बन गया उसकी सरफेस पे। तो वो निशानी किसकी है? कि आपने जो कंपाउंड लिया था दैट वाज सेकेंडरी अमाइन। बट टर्शरी अमाइन हो तो क्या होता है? टर्शरी अमाइंस के केस में जैसे ही आप उसमें क्या बोलते हैं HNO2 डालोगे, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा। ओके, तो एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस के केस में क्या होगा? एलिफेटिक सॉरी सिर्फ एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस के लिए, एरोमेटिक टर्शरी अमाइंस के लिए नहीं। फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट। ओके, while aromatic tertiary amines undergo electrophilic substitution to form green colored para nitroso n dialkyl amine। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एलिफेटिक ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए काम होता है, एलिफेटिक के लिए नहीं।
एलिफेटिक में तो सॉल्ट बनेगा ना, उसकी फर्दर डिटेक्शन करनी पड़ेगी। ये सिर्फ आप एरोमेटिक के लिए लेके चलो टेस्ट। कि एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन के केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, जैसे ही आप उसमें HNO2 डालोगे इट विल गिव ग्रीन कलर कंपाउंड। ओके, सॉल्ट बना, फिर सॉल्ट से हमें कोई प्रेसिपिटेशन कोई इंटरप्रिटेशन मिल नहीं पाएगी। ओके, तो इसको, इस टेस्ट को सिर्फ आप इसके लिए लेके चलो, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस के लिए। ठीक है, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस कौन से होते हैं, जिनमें ये 3 ग्रुप में से एक भी बेंजीन रिंग आ गया तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन। उसके केस में आपके पास ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। ओके, so these was the test for the detection of 1 degree 2 degree 3 degree amines. Okay, clear। सबसे बेस्ट हिंसबर्ग ही रहता है, क्योंकि इससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों का पता लगा सकते हो। बाकियों में कंडीशन है, जैसे ये वाला टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री वाले के केस में आता है। ओके, ये वाला टेस्ट भी सिर्फ 1 डिग्री के केस में आता है। हालांकि अगर 1 डिग्री का थोड़ा हमें कंफर्मेशन हो तो हम तब हम ये वाला टेस्ट लगाना पसंद करते हैं। ये बड़ा फेमस टेस्ट है फॉर 1 डिग्री। ओके, और ये तो बहुत कम अप्लाई होता है, हालांकि ये भी मोस्ट ऑफ दी अमाइंस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, इसको, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाला तो वही पार्ट हो गया, ये तो इसी में कवर हो गया। ओके, और वैसे नाइट्रोजन गैस कई बार निकलती है तो हमें पता भी नहीं लगता लो टेम्परेचर पे। ओके, तो ये इतना फेमस नहीं है जितने ये पिछले तीनों, ये वाले हिंसबर्ग, कार्बाइलमाइन और ये एजोटाइट एस्ट, ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर दी अमाइंस। ओके, बट नाइट्रस एसिड को भी आपने इग्नोर नहीं करना, इसको भी देख लेना है। क्लियर। और ये इनकी आगे केमिस्ट्री जो हमने कल पढ़ ली थी, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा टेस्ट की केमिस्ट्री को, ये आप देख लेना। अब हम बढ़ेंगे आगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के ऊपर, कि अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे और इसको कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमाइन मेजर्ड बाय केबी। जैसे एसिड के लिए हमने के लिया था ना, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं। केबी होता है बेस के लिए, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अमाइंस के केस में ये एज अ बेस कैसे एक्ट करते हैं, जब भी आप अमाइंस को अगर वाटर में डिजोल्व फॉर्म में बात कर रहे हैं कि हम अमाइन को वाटर की प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप अमाइन को वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये वाटर से H पॉजिटिव आयन लेके खुद अपने आप को अमोनियम का आयन बना लेती है और OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है। तो इस तरह ये इनडायरेक्टली वाटर का OH नेगेटिव आयन रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ओके, इस तरह ये एक तरह का अरहेनियस एसिड बेस बन जाता है, क्योंकि अरहेनियस बेस कौन से होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ओके, हालांकि ये अगर आपका वाटर ना भी हो तो भी ये बेसिक नेचर का ही होता है। तब इसके बेसिक नेचर होने का रीजन क्या होता है, इसका लोन पेयर। ओके, हालांकि इसने प्रोटॉन गेन किया, वो भी इसका नेचर इसी की वजह से हो पाया क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। क्लियर। पर जैसे हमने वो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना कि बेस कौन से होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली वाटर का H पॉजिटिव आयन पकड़ लेता है और उसका OH नेगेटिव आयन रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ओके, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना, दैट विल बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे वाटर जो है हमेशा एक्सेस में ही होता है, तो इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत अगर चेंज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो इसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे, कांस्टेंट को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, के इक्विलिब्रियम इनटू concentration of water, this will be a new constant which will be called as the Kb. So Kb is the basicity constant, जिसकी वैल्यू जिसको ऐसे निकालते हैं अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की टर्म में बात करें। तो यहाँ से दिख रहा है कि Kb is directly proportional to concentration of OH नेगेटिव आयन। जितना ज्यादा Kb होगा इट मीन्स उतना ही ज्यादा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, या उल्टा बोल लो, जितनी ज्यादा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा Kb होगा। मतलब Kb हमें क्या बताता है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ओके, किसी भी अमाइन के लिए जितना बड़ा Kb की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस होएगा। नेक्स्ट आता है pKb वैल्यू। pKb वैल्यू वैसे ही जैसे लॉगरिथम की फॉर्म में pKa निकाला था, वैसे pKb क्या होता है, pKb इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ Kb। ओके, मतलब जब आप Kb का नेगेटिव लॉगरिथम करते हो उसके बाद जो क्वांटिटी आती है उसको pKb बोलते हैं। ओके, क्योंकि Ka की वैल्यू जैसे ऐसे होती है 3 × 10⁻16
तो इनको सिंप्लीफाई करके कैसे कर सकते हैं, उनका लॉग निकाल के एक नई क्वांटिटी हमने डेवलप कर ली, दैट इज पीकेबी। ओके, और बट पीकेबी और के का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इट मींस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस, क्योंकि पीकेबी की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की। ठीक है, या इसको ऐसे समझो, पीकेबी की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है केबी के। ओके, और आपको पता है केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन concentration. Okay, so it means pKb is inversely proportional to concentration of OH negative ion. Okay, so smaller the value of pKb, stronger is the base. Okay, जैसे आपके पास ये डिफरेंट अमाइंस हैं जिनके लिए Kb वैल्यूज दी हुई हैं, देखो जैसे जैसे Kb की वैल्यू बढ़ती जाएगी इट मींस वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जिसकी Kb वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी केबी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पीकेबी वैल्यू कम आएगी। देखो इन दोनों की पीकेबी वैल्यू कंपेयर करो, तो इसके लिए पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए पीकेबी वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये आपके पास, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म में बात हो गई। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक अमाइंस की। व्हाट आर एलिफेटिक अमाइन, आपको पता लग गया है, नाइट चाहे वो 1 डिग्री है, चाहे वो 2 डिग्री, चाहे वो 3 डिग्री, बट उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के ऊपर लगे हों वो एल्काइल चेंज हों, ना कि बेंजीन रिंग। ओके, क्लियर। और अमाइंस के केस में थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना है अभी। जैसे एलिफेटिक अमाइंस के केस में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस व्हेन प्रेजेंट प्योर और इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ओके, उनकी बात कर रहे हैं हम। ओके, उनका जो ऑर्डर होगा, और जब आपका अमाइन हम वाटर में लेंगे उसके केस में जो ऑर्डर होगा दैट विल बी डिफरेंट। उसके डिफरेंस का रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेसिसिटी ऑफ अमाइंस व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म और इन दी नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका इथेनॉल हो गया, ओके क्लियर, मिथेनॉल हो गया, ये सारे कौन से हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो उनके केस में अमाइंस का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अमाइन will be the most basic in nature and 1 degree amine will be the least basic in nature। और अमोनिया जो है वो सबसे कम होगा। अमोनिया के साथ भी कंपैरिजन कर लें क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव ही होते हैं अमाइंस। ओके, इसका रीजन आपके पास है नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है उसकी डेंसिटी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे नाइट्रोजन के साथ, आपको पता है अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करवाता है। तो अगर 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो क्या होगा, तीनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, उसका मतलब क्या है कि आपके जो अमाइन है उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो 3 डिग्री अमाइन है उसकी बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगी। 2 डिग्री अमाइन के केस में एक साइड हाइड्रोजन है जिसका प्लस आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होगी। 1 डिग्री अमाइन की थोड़ी और कम होगी, और अमोनिया की तो सबसे कम ही होगी। जैसे यहाँ पे रीजन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ओके, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी जो है वो भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन एटम के ऊपर उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। ओके, तो अगर आपके पास अमाइन प्योर फॉर्म में है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंट में है, तब उनका बेसिक कैरेक्टर ये होना ऑब्वियस था कि 3 डिग्री इज द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल अमोनिया इज द लीस्ट बेसिक इन नेचर। बट अमाइंस को मोस्टली वाटर की प्रेजेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रिक है कि वाटर की प्रेजेंस में अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। लॉजिकली देखा जाए तो यही होना चाहिए कि 3 डिग्री अमाइन विल बी द मोस्ट बेसिक एंड 1 डिग्री अमाइन विल बी द लीस्ट बेसिक। लॉजिकली तो वाटर की प्रेजेंस में भी ऐसा होना चाहिए, बट
नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इफेक्ट करती है बेसिसिटी को, ये एक फैक्टर है। बट एक और फैक्टर है जो बेसिसिटी को इफेक्ट कर सकता है, और वो कौन सा फैक्टर है? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हमें पता है, वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ने क्या करना होता है, वाटर से H पॉजिटिव आयन गेन कर लेना होता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अमोनियम आयन। ठीक। तो दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है बेसिसिटी को वो है इस अमोनियम आयन का बिहेवियर, इस अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो वाटर की प्रेजेंस में बनता है। अगर आपके पास प्योर होगा या नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा, उस टाइम तो आपके पास इसमें अमोनियम आयन नहीं ना बनेगा, तो उस टाइम तो अमोनियम आयन वाला फैक्टर नहीं आ रहा। उस टाइम तो सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर की डेंसिटी है, या ऐसा बोल लो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वही इफेक्ट कर रही है बेसिसिटी को अमाइंस की। ठीक। इसलिए इसके लिए हमने अलग अलग पढ़ा कि अगर आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तब आपका ऑर्डर कैसे डिटरमिन करना है, वो हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख के। अगर आपका अमाइन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में है, तब आपके पास दोनों फैक्टर देखने पड़ेंगे। एक तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वो भी देखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। बट जो आपका प्रोटॉन गेन होने के बाद अमाइन से जो अमोनियम आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखना भी इंपॉर्टेंट है। ओके। Basicity of an amine in aqueous solution primarily depend upon the stability of ammonium cation. इसमें जो अमोनियम कटायन बनता है आफ्टर गेनिंग द प्रोटॉन, फॉर्म्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, उसकी स्टेबिलिटी भी फैक्टर इन हो जानी है, वो फैक्टर भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड अमोनियम कटायन डिपेंड अपॉन, जो आपका अमोनियम कटायन बनेगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उसकी स्टेबिलिटी। उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप को, कि जो आपके अल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट कैसा है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, अमोनियम आयन बनने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, कितने ज्यादा एक्सटेंट पे करवाएगा। लास्ट फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, जो आपका अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के अराउंड लगा है वो कितना स्टेरिकली बल्कि है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब इन तीनों फैक्टर को बारी बारी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे कि अमाइंस में, अमाइंस जब वाटर में होते हैं तब उनका बेसिक कैरेक्टर क्या था, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है। जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट देखें, अगर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जो हमने यहाँ पे पढ़ा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके। फिर तो आपको पता ही है प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा। ओके। तो प्लस आई इफेक्ट तो हम पहले कंसिडर कर चुके हैं, देन ऑर्डर विल बी दिस। बट अगर आपने अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अमोनियम आयन देखना है विद वाटर, कि जो अमोनियम आयन बनेगा वो वाटर के साथ कितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, किस एक्सटेंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, उसके केस में ये ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं उनका जो अमोनियम आयन बनता है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है। जो 3 डिग्री अमाइन से अमोनियम आयन बनता है उसका जो अमोनियम आयन है वो वाटर से सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, उसका रीजन भी इसका देखा, ये देखो 1 डिग्री अमाइन जब प्रोटोन गेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव, उसको ऐसे लिखेंगे ना। तो इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकते हैं, एक इस साइड से करवा लेगा वो हाइड्रोजन वाटर से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद वाटर। 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, आफ्टर गेनिंग द प्रोटोन उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, तो अगर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे तो ये 2 तरह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा ना, 2 जगह से ही करवाएगा, ये 3 जगह से करवा रहा है। और जो आपका 3 डिग्री अमाइन है वो सिर्फ एक जगह से ही करवाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा है, 1 डिग्री अमाइन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अमोनियम आयन बनेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इससे क्या होगा, इससे अमोनियम आयन ही स्टेबल होगा। तो इट मीन्स 1 डिग्री अमाइन से जो अमोनियम आयन बनता है दैट इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके। और जो 3 डिग्री अमाइन से अमोनियम आयन बनता है दैट इज लीस्ट स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके। तो इसलिए
अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, और बेसिसिटी का ऑर्डर भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो वो उल्टा ही होगा। दैट विल बी 1 डिग्री वाला जो अमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और 3 डिग्री वाला अमाइन जो है वो सबसे कम बेसिक होगा। मोर H bonds leads to more stability of ammonium ion formed. ओके, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। जो नाइट्रोजन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगे हैं ये वाला, इनकी बल्कीनेस कितनी है? अगर ये ज्यादा बल्की होंगे तो क्या होगा, ये वाटर के साथ मिसिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, और वाटर के साथ एच बॉन्डिंग जो होने वाली है उसको भी इफेक्ट करेंगे। तो जितने ये बल्की ग्रुप होते जाएंगे जो नाइट्रोजन के अराउंड लगे होंगे एल्काइल ग्रुप, उतना ही ये एच बॉन्डिंग वाला फैक्टर को कम करते जाएंगे, और प्लस आई बॉन्डिंग वाले फैक्टर को मेन हाईलाइट में लेते जाएंगे। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांस इनकी बल्कीनेस से, एल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस से कम हो जाएगी। तो इट मींस अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो भी आपके पास अमाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होना चाहिए। ओके, क्लियर? मतलब प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर जो है वो इस ऑर्डर को प्रेफरेंस देता है, और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर जो है वो अमाइंस के इस बेसिक ऑर्डर को प्रेफरेंस देता है। तो ओवरऑल वाटर में इन तीनों फैक्टर को कंसिडर करना होता है हमने। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आपके पास नाइट्रोजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे 3 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ऐसे होगा ना ये वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक। अगर आपके पास नाइट्रोजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है वो इतना स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला नहीं है, जैसे यहाँ पे मिथाइल लिया मैंने अल्काइल की बजाय, अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल लिया, उस टाइम क्या होगा, ये स्टेरिक वाला फैक्टर तो छोड़ दो क्योंकि ये तो है ही नहीं, बचे क्या, ये वाले दोनों फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो इस फैक्टर से और इस फैक्टर से अगर इन दोनों फैक्टर का ओवरऑल निकालना पड़ेगा तो 2 डिग्री पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री बीच वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है दोनों में, तो ये सेफ खेल रहा है। ओके, तो 2 डिग्री सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। इट मींस जो 2 डिग्री अमाइन होगा दैट विल बी द मोस्ट बेसिक। उसके बाद आएगा 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इसलिए ये बीच में आ गया। और 3 डिग्री अमाइन क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है और अमोनियम आयन का सबसे लेस स्टेबल बनेगा इसमें। क्लियर? तो आपके पास if steric hindrance is not significant in alkyl group then you will observe this order 2 degree, 1 degree, 3 degree. But if steric hindrance is significant, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सिग्निफिकेंट होती है तो तब क्या होगा, तब ये तीनों फैक्टर देखने पड़ेंगे। और इन तीनों फैक्टर का कंक्लूजन क्या निकलेगा, इन तीनों फैक्टर में 2 डिग्री देखो बीच में है, तो इस बार भी 2 डिग्री सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ओके, बट तीन में से दो फैक्टर में 3 डिग्री पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट मींस ओवरऑल में वो दूसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा 3 डिग्री, और 1 डिग्री सबसे लास्ट वाले में खिसक जाएगा। तो इसके केस में अगर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस इज सिग्निफिकेंट इन द एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप लगा है दैट इज हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस, जैसे यहाँ पे इथाइल की बात हो रही है, तो क्या होगा, 2 डिग्री तो पहले नंबर पे है ही है, दोनों केसेस में पहले नंबर पे ही है, तो उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री, 3 डिग्री जो है वो दूसरे नंबर पे होगा, 1 डिग्री सबसे लास्ट में खिसक जाएगा, क्योंकि इन तीनों में 1 डिग्री जो है वो, इन तीनों में से दो में 1 डिग्री सबसे पीछे है। ओके, और 3 डिग्री जो है इसमें फर्स्ट में है, इसमें थर्ड में है, इसमें फर्स्ट में है, तो 3 डिग्री दूसरी पोजीशन पे आएगा और 2 डिग्री फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, 2, 3, 1, फिर ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो इसलिए आपको ये सारा हमने कब देखना है, जब आप अमाइंस को वाटर में देख रहे हो, अमाइंस की बेसिसिटी को वाटर में देख रहे हो। अगर अमाइंस की बेसिसिटी को वाटर में नहीं देख रहे हो, ठीक है, अगर वाटर में नहीं है इन प्रेजेंट ऑफ, या तो वो प्योर फॉर्म में है या तो वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में है, तब आपका ये वाला फैक्टर अमोनियम आयन बनने का चांस ही नहीं है, खत्म। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपको ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर देखना है, और इन दोनों फैक्टर से ओवरऑल ऑर्डर क्या निकलता है, 3, 2, 1, फिर तो आपके पास यही ऑर्डर बनना है, ये जो बनाया हुआ है। ओके, वाटर के केस में ये जो अमोनियम आयन बनता है, और अमोनियम आयन के केस में ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उल्टा होता है, इसने वाटर के केस में ये पूरा ऑर्डर ही झंझोड़ के रख दिया। ओके, इसने ये वाला एक्सेप्शन क्रिएट करा है जिसमें 2 डिग्री सबसे पहले नंबर पे आ जाता है।
नेक्स्ट आपके पास है, नाउ वी विल डिस्कस बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। सबसे पहले एरोमेटिक अमाइंस का कंपैरिजन करते हैं एलिफेटिक अमाइन से। एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस, बट व्हाई? उसका रीजन है बेंजीन रिंग का माइनस आर इफेक्ट। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होती है, तो वो नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को अपने ऊपर ले आएगी ड्यूरिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो उसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। ओके। और दूसरा रीजन ये भी है, अगर हम एनिलिनियम आयन की बात करें, हम बात कर लेते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में अगर बात करनी है हमने, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एनिलिनियम आयन भी बनेगा। एनिलिनियम आयन क्या होगा, नाइट्रोजन प्रोटोन गेन कर लेगा इसका, है ना। जब नाइट्रोजन ने प्रोटोन गेन कर लिया होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वैसे खत्म हो जाता है, तो ये बनता है एनिलिनियम आयन। क्लियर? तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन रही है। तो आप बोलोगे कि सर ठीक तो है, बेसिक प्रोटोन गेन कर तो रहा है, पर जब ये प्रोटोन गेन कर लेगा तो ये वाली रेजोनेंस थ्योरेटिकली इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है इन तीनों में, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन की कभी भी कोवलेंसी 5 नहीं हो सकती। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कोवलेंट वाले, ज्यादा से ज्यादा 4, 5 नहीं कभी बना सकता। ठीक है, तो ये वाले रेजोनेंस जो है थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस जो एनिलिनियम आयन बनता है इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इट मींस वो बनेगा ही नहीं। अगर एनिलिनियम आयन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर ही नहीं है, तो एनिलिनियम आयन बनेगा नहीं। इट मींस आपके पास एनिलिन के पास, आपका जो एनिलिन है उसके पास प्रोटोन को गेन करने का कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, क्यों रीजन नहीं है? क्योंकि एक तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसलिए ये थोड़ा लेस बेसिक हो गया। ओके, इसलिए अपना प्रोटोन के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरा प्रोटोन के गेन करने के बाद जो बनेगा, उसमें भी कोई खास उसको स्टेबिलिटी मिल नहीं रही, तो ऑब्वियस है फिर ये प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, इट इज लेस बेसिक। ओके, तो इसलिए सिंपल अमोनिया और सिंपल एलिफेटिक अमाइंस के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमाइंस आर वेरी वेरी लेस स्टेबल। चाहे वो वाटर की प्रेजेंस में बात कर रहे हो, चाहे आप उनको प्योर फॉर्म में लेके बात कर रहे हो, चाहे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बात कर रहे हो, दे विल बी लेस बेसिक as comparison to pure ammonia and aliphatic amines or inside the solvent like water. Okay, क्योंकि ये दोनों फैक्टर उनकी बेसिसिटी को कम कर रहे हैं। जैसे वाटर के केस में आपने एनिलिनियम आयन की स्टेबिलिटी देखनी थी, वो भी कम है। ओके, प्योर फॉर्म में आपने नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी थी, वो भी आपको दिख रहा है कि वो भी कम हो रही है बाय रेजोनेंस। ओके, so that's why aromatic amines are less basic as comparison to ammonia and aliphatic amines. अब बात करते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई सब्सटीट्यूशन हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो ऑब्वियस है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी, या ऐसा बोल लो कि वो नाइट्रोजन से चाहे दे ना दे, बट उससे छीनेगी तो कम, क्योंकि उसको मिल रहे हैं ऑलरेडी किसी और से। क्लियर? तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो उससे उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओके, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, दे विल इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर। substitution of electron donating group will increase basic character of your aromatic amine, because electron donating group increases electron density on nitrogen of aniline and also stabilize the anilinium ion. उल्टा ये एनिलिनियम आयन को भी स्टेबलाइज करते हैं। कैसे स्टेबलाइज करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो इलेक्ट्रॉन देगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम हो तो वो वाला पर्टिकुलर आयन जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे मिथाइल हो गया, मेथॉक्सी हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करवाते हैं? प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। जो ग्रुप ये वाले इफेक्ट शो करवाते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में बिल्कुल उल्टा। उससे क्या होगा? उससे आपके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर,
और साथ में जो एनिलीनियम आयन बनेगा वो भी डीस्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से आपका जो एरोमेटिक अमाइन है दैट विल बी लेस बेसिक इन नेचर। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पहचान क्या है, वो माइनस आर इफेक्ट करवाते हैं और माइनस आई इफेक्ट करवाते हैं। ओके, बट इसमें एक और साथ में पॉइंट नोट करने वाला क्या है, आपके पास जितने भी एनिलीन्स हैं, ठीक है, उनमें भी ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एनिलीन्स में मोस्टली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, एनिलीन किसको बोलते हैं ये आपको बताइए, दिस इज कॉल्ड एज द एनिलीन। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं तो यूजुअली वीकर बेस ही होते हैं देन प्योर एनिलीन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला लगा हो ऑर्थो पे ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ा था ना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने पे उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी ही, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो। इसमें उल्टा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने पे चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की हो बेंजीन रिंग के ऊपर, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जो आपका एनिलीन होगा दैट विल बी दी लेस बेसिक। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ एनिलीन। ओके, और ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या होता है, समटाइम्स स्टेरिक हिंड्रेंस, समटाइम्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, लाइक दैट। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन दी ऑर्थो इफेक्ट। तो मतलब आपको इसमें ऑर्डर डिसाइड करते टाइम ऑर्थो इफेक्ट को भी ध्यान में रख के चलना है। सिर्फ आपने ये इन दोनों से ऑर्डर डिसाइड नहीं कर लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट भी होता है। ओके, जो क्या कहता है ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगे एनिलीन में, उसकी वजह से बेसिसिटी कम ही होगी। और मोस्ट ऑफ द एनिलीन डेरिवेटिव एनिलीन्स में आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, कईयों में नहीं भी देखने को मिलता, बट कुछ एक ही हैं वो, ज्यादातर में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, जैसे अब हम कुछ एक कंपैरिजन करेंगे कुछ एक एनिलीन डेरिवेटिव्स का। जैसे टोलुडीन्स, टोलुडीन्स किसको बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 तो लगा ही है और साथ में CH3 ग्रुप लगाओ, दैट इज कॉल्ड एज दी टोलुडीन। ओके, टोलुडीन्स के केस में क्या होगा, देखो जो आपका CH3 ग्रुप है वो किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट की तरह ही होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दोनों फैक्टर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही वर्क करेगा, मेटा पोजीशन पे ये वर्क नहीं करता। तो इसलिए जब आपका CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे होता है उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है बेंजीन रिंग को, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से तो दे ही रहा होता है। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को उतना ही ज्यादा इसको देगा, इट मींस बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पैरा सब्स्टिट्यूशन वाले में है। दूसरे नंबर पे ऑर्थो वाला आना चाहिए था, है ना, दूसरे नंबर पे ऑर्थो वाला चाहिए था, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे भी वो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बट जैसे मैंने बोला कि आपको ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ऑर्थो वाला इसका जो है वो सबसे एंड में चला गया, इवन प्योर एनिलीन से भी लेस बेसिक होता है। ये रीजन इसका पीछे जाने का क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। ओके, उसके बाद बाकी ऑर्डर वही है, इसकी पोजीशन को अगर छोड़ दें बाकी तो ऑर्डर यही आना चाहिए था। मेटा पोजीशन पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं शो करेगा, बट प्लस आई इफेक्ट तो शो करेगा ना, प्लस आई की वजह से भी तो इसको देगा ही ना इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मिलेंगे तो इसको मिलेंगे। ओके, तो इट मींस आपके पास वैसे मेरे को अगर ऑर्थो इफेक्ट ना होता तो ऑर्डर का क्या होता, यहाँ पे ऑर्थो आता, तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड। मेटा तीनों में से सबसे पीछे क्यों रखा मैंने, अगर ऑर्थो इफेक्ट को इग्नोर कर दें, बट करना नहीं है, ये आपने दिमाग में थोड़ा सा याद ही रखना है, ठीक है। मेटा को यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि मेटा के केस में भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बट सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से मिलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे नहीं होती। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट आपको कौन कौन सी पोजीशन में देखने को मिलता है, प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जब वो ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो। मेटा पोजीशन पे ये दोनों इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते। ओके, तो टोल्यूडीन्स के केस में ये ऑर्डर है।
ठीक, उसके बाद ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है, ये वाला भी डोनेटिंग ही है, और ये वाला भी डोनेटिंग ही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ आगे, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना बाद में। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो ऑर्थो फैक्ट की वजह से, तो उसको थोड़ा दिमाग में कंसिडर करके चलना है। ओके, अगर डाउट होंगे देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद अब एक एग्जांपल ऐसे ही दे देता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हैं ना सारे एग्जांपल, हालांकि ये भी प्योर डोनेटिंग नहीं होते। कई बार क्या होता है, कोई जैसे ये वाला ग्रुप कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आर इफेक्ट शो करता है। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन छीनता है, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देता है, हालांकि इसका डोमिनेटिंग प्लस आर ही होता है। ठीक है, जैसे अगर मेटा पोजीशन पे बात करें, मेटा पे आर तो होना नहीं, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही होना है। तो इट मीन्स मेटा पोजीशन जो वाला जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो सबसे पीछे आ जाएगा। क्यों आ गया सबसे पीछे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे तो रहा नहीं, क्योंकि वो तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से देता है ना ये, और प्लस इफेक्ट आर इफेक्ट मेटा पोजीशन पे होना नहीं। ओके, और आई इफेक्ट शो करवा दिया इसने। आई आई से क्या होता है, आई से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा तो सबसे एंड में आ ही जाएगा ना, इसकी बेसिसिटी कम हो ही जाएगी। वैसे जो पैरा वाला सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सबसे पहले नंबर पे क्यों आया, क्योंकि इसके केस में यहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, बट प्लस आर डोमिनेटिंग है, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसकी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ाएगा तो क्या होगा, इसको ज्यादा बेसिक करेगा। ओके, क्लियर। दूसरे नंबर पे एनिलीन रखा मैंने, ये नहीं रखा, क्यों, वही ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सिंपल एनिलीन से भी पीछे चला गया ये वाला। ओके, बट इसमें सबसे पीछे नहीं गया। सबसे पीछे ना जाने का रीजन क्या है कि मेटा पोजीशन पे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ऑर्थो पे चलो ऑर्थो इफेक्ट है, साथ में थोड़ा बहुत तो चलो प्लस आर इफेक्ट शो कर ही देगा ना, थोड़ा बहुत तो इंटेंसिफाई कर ही देगा अगर इन दोनों को कंपैरिजन करना हो आपस में। ओके, तो ऐसे आपने थोड़ा सा बैलेंस बना के अपने दिमाग में थोड़े से ये लॉजिक बिठा देने हैं, तो पेपर में जब भी आपको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर ड्राइव कर सकते हो। ओके, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट भी है कि कितना का ऑर्थो इफेक्ट आपने दिमाग में लगे, जैसे कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे पीछे चला गया। हालांकि इसमें क्रैमिंग वाला पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे भी ये प्लस आई इफेक्ट शो करवा रहा है। अगर यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट शो करवाता होता तो हो सकता है कि ये भी लास्ट पोजीशन पे आ जाता, सबसे लास्ट में जैसे इसमें आया। ओके, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख के प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। हो सकता है कि आपको इस एक ऑर्डर को समझने में 15 से 20 मिनट लग जाए, एक ऑर्डर को समझ सोचते सोचते, तो उतना टाइम लगना वाजिब है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोच के करना है, चाहे इन ऑर्डर को समझने में ही 1.5 घंटा घंटा आप लग जाए, आप बना के देख देख रहे हो और सोच रहे हो, तो सोचने में चाहे 1 घंटा लगा दो, बट इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के सोचना है। ओके, अब एक मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एग्जांपल दे देता हूँ। वही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो अगर एनिलीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो वो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, एनिलीन, जिसमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हो रखा। ओके, उसके बाद माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, जो ये नाइट्रो ग्रुप है, माइनस आर रेजोनेंस से भी ये इलेक्ट्रॉन लेता ही है, और आई की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन लेता ही है। ओके, तो इसके केस में आपके पास जब ये पैरा पोजीशन पे होगा, ओके, सॉरी, जब ये मेटा पोजीशन पे होगा उस टाइम क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट तो शो करवाएगा नहीं, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करवाएगा। तो हमें थोड़ी रिलीफ मिल गई। क्या रिलीफ मिल गई, कि शुगर है मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट तो नहीं ना शो करवा, नहीं तो आर से भी तो इसने इलेक्ट्रॉन लेने ही थे ना, तो इसलिए दूसरे नंबर पे मेटा वाला आया। ओके, क्लियर। तीसरे नंबर पे पैरा वाला क्यों आया, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रो लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, आई इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है। ओके, तो इसलिए तीसरे नंबर पे ये आ गया। ओके, जब घाटा बढ़ना शुरू करता है तो हम घाटा अपना मिनिमम करने की कोशिश करते हैं ना, तो मिनिमम वो मेटा पोजीशन पे है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट तो नहीं ना शो करवा रहा है ये। ओके, और इसकी अगर मैं बात करूं, पैरा पोजीशन पे ये माइनस आर भी करवाएगा और माइनस आई भी करवाएगा, सेम ऑर्थो के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, और ऑर्थो पे तो सोने पे सुहागा, ये हो गया, इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी कंसिडर होना है, तो इसलिए जो ऑर्थो वाला सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सबसे एंड में, पैरा वाला दूसरे नंबर पे, मेटा वाला सबसे पहले नंबर पे, सॉरी दूसरे तीसरे नंबर पे, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सिंपल एनिलीन।
ओके, तो ऐसे ही आपने ये बाकी एग्जांपल देख लेने हैं। कौन सा इफेक्ट, ये वाला जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसने कौन सा इफेक्ट शो करवाना है वो मैंने उसके सामने लिख रखा है। ओके, तो इसको दिमाग में रख के साथ में आप अपनी रेफरेंस बुक की भी हेल्प ले लेना। इनको सोचना जरूर, ये ऑर्डर्स रटने नहीं है, सोचने हैं। जब सोच में अगर समझ आ गए तो आपको मतलब बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, कहीं पे भी जहां भी जितने भी ऑर्डर हमने पढ़े हैं, चाहे वो पिछले चैप्टर्स में, चाहे मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जहां भी जितने भी ऑर्डर पढ़े हैं वो सारे अच्छे से दिमाग में रख के सोचने हैं। क्योंकि ऑर्डर का कंपटीशन में क्वेश्चन बनता ही है कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। ओके, सो दैट्स इट विद दिस चैप्टर। इस तरह हमारा ये अमाइन भी खत्म हो गया। ओके, मैं आपको आज असाइनमेंट सेंड कर दूंगा ग्रुप में, अभी वो क्वेश्चन कर लेने हैं आपने परसों तक।